बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स की जो हमारी लास्ट यूनिट है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है बच्चों, आज सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा के बारे में। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और क्यों हमें इसको यहाँ पर डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ रही है, उसको हम समझें। उससे पहले हम जरा यहाँ जो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उस एम्पियर के परिपथीय नियम पर बात करते हैं। बच्चों, एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है कि यदि हमारे पास एक बंद लूप है और उस बंद लूप ने जिस सर्किट के जिस भाग को घेर रखा है, परिपथ के जिस भाग को घेर रखा है, उस भाग में माना कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, तो एम्पियर के नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार बच्चों क्या होता है कि ये जो इंटीग्रेशन होता है चुंबकीय क्षेत्र का, है ना, तो लाइन इंटीग्रेशन होता है चुंबकीय क्षेत्र का उस बंद पथ के अनुदिश, वो उस पथ द्वारा घेरी गई धारा का कितने गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो बच्चों, ये जो है ये क्या है, ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। लेकिन बच्चों, एम्पियर का परिपथीय नियम हर जगह पर लागू हो ऐसा नहीं होता है ना। कई स्थितियाँ ऐसी आती हैं जहाँ पर एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो एम्पियर का परिपथीय नियम सही से काम नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हम एक स्थिति पर विचार कर रहे हैं, ऐसा एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर टेकअप कर रहे हैं। इस उदाहरण में हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये इसकी एक प्लेट है, ये इसकी दूसरी प्लेट है इस कैपेसिटर की, ये आप देख रहे हैं इसकी पहली प्लेट है और ये इसकी दूसरी प्लेट है। ठीक है, और इस कैपेसिटर को हमने कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू आप देख रहे हैं कि बैटरी के प्लस टर्मिनल से इसको जोड़ा हुआ है और बैटरी के माइनस टर्मिनल से हमने इसको जोड़ा हुआ है। बीच में एक कुंजी आई हुई है। ठीक है, कुंजी का काम क्या होता है कि कुंजी के थ्रू आप जो है परिपथ में धारा के मान को आप क्या कर सकते हैं, धारा जब आप कुंजी की नॉब को लगा देते हैं तो कुंजी की नॉब को लगा देने पर धारा प्रवाहित होने लगती है, और जब कुंजी की नॉब को निकाल देते हैं तो कुंजी की नॉब को निकालने पर धारा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है बच्चों, ये इन दो हमने जो ये इसके अंदर ड्रॉ कर रखे हैं, इनको हम बाद में बात करेंगे कि ये दो चीज़ें क्या हैं। फिलहाल अभी हम केवल बात कर रहे हैं कि हमने इस प्रकार से क्या किया हुआ है, हमने इस प्रकार से किसी कैपेसिटर को कहाँ पर जोड़ा हुआ है, किसी कैपेसिटर को हमने किसी दिष्ट धारा परिपथ में जोड़ा हुआ है। तो बच्चों, क्या होता है कि जैसे ही हम इसमें जो धारा का प्रवाह है वो धारा का प्रवाह प्रारंभ करते हैं, यानी जैसे ही हम कुंजी को लगाते हैं यहाँ पर कुंजी को लगाते ही क्या होता है, इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही इसमें धारा का प्रवाह शुरू होता है बच्चों इस परिपथ के अंदर, तो इस दिशा से इस दिशा की ओर इसमें धारा बहने लगती है। ठीक है, और जब इस दिशा से इस दिशा की ओर धारा बहने लगती है तो कैपेसिटर की ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और ये वाली जो प्लेट है, ये प्लेट क्या होती है, ये निगेटिवली चार्ज होने लगती है ना। तो बच्चों, इस प्रोसेस के दौरान जो करंट इन चालक तारों में बहता है उसको हम लोग कंडक्शन करंट यानी कि चालन धारा कहते हैं, और उसको हम किससे दिखाते हैं, उसको हम IC से यहाँ पर निरूपित करते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये है जो हमारे दिमाग में उस समय पर ही खड़ा हो जाना चाहिए था जिस समय पर हम कैपेसिटर की बात कर रहे थे, जिस समय पर हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। वो प्रश्न क्या खड़ा होना चाहिए था, हम जानते हैं कि कैपेसिटर के बीच का जो माध्यम होता है, कैपेसिटर के बीच में जो माध्यम होता है वो माध्यम क्या होता है, यहाँ पर ये माध्यम कोई परावैद्युत होता है। ठीक है, और परावैद्युत हम किसे कहते हैं, यानी इसके बीच में ये सब जो भरा हुआ है या तो एयर है या वैक्यूम है या कोई इसके बीच में अचालक पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। हम जानते हैं परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ होता है जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह सामान्यतः नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह अराइज होता है कि अगर यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो फिर सर्किट पूरा कैसे हो रहा है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, करंट इधर जा रहा है, करंट इधर से इधर आ रहा है, लेकिन इसके बीच में तो करंट नहीं है ना, इसके बीच में तो धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है ना, इसके बीच में तो आवेश वाहकों के कारण धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है ना, इसके बीच में तो चालन धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है ना, लेकिन फिर भी सर्किट पूरा है। यानी सर्किट अगर पूरा हो रहा है तो सर्किट पूरा होने का अर्थ यह है कि इसके अंदर भी कोई ना कोई करंट बह रहा है। नो मैटर वो कंडक्शन करंट नहीं है, लेकिन किसी और प्रकार का करंट यहाँ पर होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस प्रकार की अवधारणा विकसित होती है जब हम इस स्थिति पर विचार करते हैं तो। ठीक है बच्चों, अब इसी को थोड़ा सा और पुष्ट करते हैं और एम्पियर के नियम को हम दो जगह पर लगा कर देखते हैं। पहला एम्पियर का नियम हम यहाँ लगा कर देखते हैं, कहाँ, परिपथ के बाहर, संधारित्र के बाहर, और दूसरा एम्पियर का नियम इसके भीतर लगा करके देखते हैं, यानी परिपथ के भीतर। तो बच्चों, हमने यहाँ पर दो क्लोज लूप लिए हुए हैं।
पहला क्लोज लूप हमने ये लिया हुआ है, दूसरा क्लोज लूप हमने ये लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस लूप पर विचार करते हैं जो लूप यहाँ पर परिपथ के बाहर है, ये वाला है ना, ये जो पहले वाला लूप है, इस पहले वाले लूप पर हम विचार करते हैं कि भाई ये लूप 1 हमने लिया हुआ है, जो S1 लूप हमने लिया हुआ है, इस S1 लूप में क्या होने जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम किसका नियम लगाते हैं, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम लोग एम्पियर का नियम लगाते हैं, ठीक है बच्चों। अब एम्पियर का नियम क्या कहता है, एम्पियर का नियम हमारे पास कहता है कि जो लाइन इंटीग्रेशन है ना, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, वो यहाँ किसके बराबर होना चाहिए, वो यहाँ पर होना चाहिए आपके पास म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी। क्या होना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी। आई सी क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके भीतर जो धारा प्रवाहित हो रही है, वो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, वो धारा आई सी प्रवाहित हो रही है। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास पहला इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब बच्चों जरा हम इसकी स्थिति पर विचार करते हैं, जो यहाँ पर ये दूसरा हमारे पास हमने लूप लिया हुआ है किसके भीतर, तो दूसरा लूप हमने यहाँ पर इस कैपेसिटर के भीतर लिया। बच्चों हम फिर से यहाँ पर क्या लगाते हैं, फिर से यहाँ पर हम लगाते हैं वही किसका नियम, एम्पियर का जो हमारे पास परिपथीय नियम है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल। जब आप इसको यहाँ पर लगाएंगे इट विल कम आउट 0, ये 0 आएगा। क्यों आएगा 0? 0 इसलिए आएगा क्योंकि इसके भीतर अभी तक हम ये जानते हैं कि इसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन बच्चों जब हम एक कंपास, एक मैग्नेटिक कंपास इसके अंदर ले जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक कंपास नॉर्मली किस डायरेक्शन में आकर के कहीं पर भी रुकती है, मैग्नेटिक कंपास हमेशा रुकती है नॉर्थ और साउथ में। तो जब हम इस मैग्नेटिक कंपास को इसके अंदर ले जाते हैं, इसके भीतर कहीं पर ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसकी डायरेक्शन चेंज होने का अर्थ ये हो गया कि इसके भीतर जो है कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। और चुंबकीय क्षेत्र कब उपस्थित होता है, चुंबकीय क्षेत्र तब उपस्थित होता है जब क्या बहती है, जब विद्युत धारा बहती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये वाली धारा तो कम से कम नहीं बह रही है। क्यों नहीं बह रही है, क्योंकि ये धारा किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण बहती है। और यहाँ पर क्योंकि माध्यम परावैद्युत है, तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का होना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर फिर से जो अभी हमने अभी शुरुआती डिस्कशन में बात करी थी कि यहाँ पर कोई ना कोई धारा बह रही है, एक नई तरह की धारा बह रही है, ये हमारी जो अवधारणा है वो अवधारणा इससे पुष्ट होती है। तो बच्चों सबसे पहले मैक्सवेल ने इस पर बात करी और मैक्सवेल ने विचार दिया कि भाई इसके भीतर एक धारा बहती है, और वो धारा ये नहीं है जो हमारी कन्वेंशनल करंट है। उसने कहा ये धारा क्या, उन्होंने कहा ये धारा कौन सी है, ये धारा विस्थापन धारा है। ये धारा कौन सी है, विस्थापन धारा है। और विस्थापन धारा को समझने के लिए उसने विस्थापन धारा को इस ये जो हमारा जो यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक प्रकार की कह सकते हैं हम लोग, ये जो इनकम्पेटिबिलिटी पैदा हो रही थी किसके लिए, ये जो हमारे पास एम्पियर का नियम था, उसके लिए उन्होंने एम्पियर के नियम में कुछ सुधार किया। क्या सुधार उन्होंने किया, उसको ज़रा हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि उन्होंने एम्पियर के नियम को मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा भाई कि जो एम्पियर का नियम है वो एम्पियर का नियम इतना नहीं होता जितना आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, बाहर तो क्या है, बाहर तो आपका होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू 0 आई सी। और उन्होंने कहा साथ ही जो ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं, यहाँ पर जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, इन कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर जो ये हो जाएगा, कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर कितना हो जाएगा, अभी हमने जो कैपेसिटर प्लेट देखी थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये 0 नहीं होगा, बल्कि 0 की बजाय क्या होगा, ये म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, यहाँ पर जो होगा ये कितना होगा, ये होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डी। और उन्होंने कहा आई डी एक दूसरी तरह का करंट है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये नए तरह का करंट का विचार यहाँ पर दिया, और उन्होंने जो यहाँ पर एम्पियर का नियम था, उस एम्पियर के नियम को मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिखा कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई सी प्लस आई डी। ठीक है, आई सी वो करंट है जो तारों में बहता है, और आई डी वो करंट है जो कहाँ पर बहता है, जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में बहता है।